Hello everyone, welcome to physics classes at Vidyadishti Tutorial YouTube channel। आज हम का जो लेक्चर के है यानी कि इस चैप्टर का यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है। और ये लेक्चर चूंकि बेसिक क्लास 11th अपीयरिंग स्टूडेंट्स और जो बच्चे नीट्स के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग इसके बारे में और डिटेल में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये चीज जान लें कि एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर 2 है ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायमेंशंस की। और डायमेंशन एनालिसिस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज है डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन का क्या मीनिंग होता है? तो डायमेंशन का अपना मीनिंग है द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। यानी कि उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यानी कि जितनी पावर की रिक्वायरमेंट होती है यानी उस पावर को हम बोलते हैं डायमेंशन। जैसे कि हमने लिखा लेंथ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंथ हैज द डायमेंशन एल, मास डायमेंशन एम, टाइम डायमेंशन टी, इलेक्ट्रिक करंट ए, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के, ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी सी डी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एमओएल मोल। तो इस तरह से ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन जो है हम लोग इस तरह से लिखेंगे। जैसे हम मैकेनिक्स की बात करें तो ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ द डायमेंशन ऑफ एल एम एन टी, यानी कि लेंथ, मास और टाइम। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। यानी कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें तो डायमेंशन ऑफ एम डायमेंशन ऑफ एल अपॉन टी डायमेंशन ऑफ टी का होल स्क्वायर। इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा एम एल टी माइनस टू। इसका मतलब कि फोर्स हैज द वन डायमेंशन इन मास, वन डायमेंशन इन लेंथ एंड माइनस टू डायमेंशन इन टाइम। द डायमेंशन इन ऑल अदर बेस क्वांटिटीज आर जीरो। यानी कि अदर बेस क्वांटिटी जैसे कि आपका टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इन सब में जो इसकी डायमेंशन है वो जीरो है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। यानी कि मैकेनिक्स में जितने भी क्वांटिटीज होंगी ऑलमोस्ट हम लेंथ, मास और टाइम में ही ये आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। ये क्या चीज होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर हम बात करें द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला होगा। यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिससे हमें ये पता चलता है कि फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी जो है, ठीक है, वो क्या है बेस क्वांटिटी को या कितनी बेस क्वांटिटीज और किस तरह से बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है जैसे फॉर एग्जांपल डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू एम जीरो एल थ्री टी जीरो एंड दैट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी इज इक्वल टू एम जीरो एल टी माइनस वन। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यानी कि वॉल्यूम में आपका लेंथ सिर्फ और सिर्फ जो है लेंथ इन्वॉल्व है, यानी कि बाकी अदर क्वांटिटीज की डायमेंशन यहाँ पे जीरो है। उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेंथ और टाइम इन्वॉल्व है। ठीक है, next, an equation obtained by the equating a physical quantity with its dimensional formula is called dimensional equation of that physical quantity। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि इक्वेशन क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन का मतलब क्या है कि ऐसा इक्वेशन जो फिजिकल क्वांटिटीज के ऑब्टेन होता है, यानी कि जिस जो फिजिकल क्वांटिटी से मिलता है, which can be obtained by a physical quantity with its dimensional formula, यानी कि उसके dimensional formula से is called dimensional equation of that physical quantity। यानी उस particular physical quantity की dimensional equation होती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेटा द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो v स्पीड की स्मॉल v, फोर्स की कैपिटल F एंड मास डेंसिटी का रो। इसको अगर हम इस तरह से एक्सप्रेस करें v इज इक्वल टू m0 L3 T0, दिस इज द वॉल्यूम की डायमेंशन हो गया, यानी कि ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ये वॉल्यूम के लिए डायमेंशनल इक्वेशन है। ठीक है, उसी तरह से ये वाली जो इक्वेशन आपको दिख रही है v स्मॉल v दैट इज द स्पीड, यानी स्पीड के लिए m0 lt माइनस 1, ये आपके लिए ये कौन सा हो गया, ये आपका स्पीड के लिए हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। उसी तरह से फोर्स के लिए डायमेंशनल इक्वेशन यानी F को इस तरह से हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में और mlt माइनस 2। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायमेंशनल फार्मूला फॉर सम फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डायमेंशनल फार्मूला जो है ये आप टेबल है। फिजिकल क्वांटिटी एक साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पे, दूसरी साइड में फॉर्मूला यानी तीसरा कॉलम में डायमेंशनल फार्मूला। तो जैसे अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mlt माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट का L। तो इसको सॉल्व करेंगे ml2 t माइनस 2 हो जाएगा। उसी तरह से एनर्जी के लिए भी निकालेंगे तो एनर्जी भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसका भी ml2 माइनस 2 हो जाएगा, t माइनस 2 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की बात करें बेटा तो इसके लिए भी देखिए हाफ mv स्क्वायर, तो m के प्लेस पे एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पे v के प्लेस पे lt माइनस 1 रखेंगे और इसकी पावर 2 हो गई, तो इसका मतलब ये भी अगेन ml2। मतलब कि इससे क्या चीज समझ में आ रहा है, चाहे वर्क किसी भी तरह का हो, एनर्जी किसी भी तरह की हो, डायमेंशन जो होगा उसका चेंज नहीं होगा, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला हमेशा सेम रहेगा। जैसे पोटेंशियल एनर्जी है इसकी भी डायमेंशनल फार्मूला देखिए सेम आ रही है। ठीक है, इसी तरह से डेंसिटी की अगर हम बात करें मास अपॉन वॉल्यूम तो यहाँ पे ml माइनस 3 t0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी में क्या है, टाइम का कोई रूल नहीं होता है, मास और वॉल्यूम का होता है, तो इसलिए यहाँ पे t0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम टार्क की बात करेंगे तो टार्क इज इक्वल टू कहता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपका ये है एंड लेंथ डिस्टेंस का L, तो इसको सॉल्व करें ml2 t माइनस 2, तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या जाएगा ml2 t माइनस 2। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला क्या जाएगा m0 L0 और t माइनस 1। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि इसके डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस क्या हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे द चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, यानी कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है यानी कि करेक्ट है या नहीं है, ये चीज चेक करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं बेटा। इससे पहले हमें ये चीज जानना होगा यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी में बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशन, यानी कि दो क्वांटिटीज का अगर डायमेंशन सेम है तभी उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कि अगर हमने कहा लेंथ और मास को ऐड करिए, तो लेंथ और मास को आप कभी ऐड कर पाएंगे, नहीं ऐड कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि लेंथ को और ब्रेथ को आप ऐड करिए, तो जाहिर सी बात है लेंथ और ब्रेथ दोनों भी क्या है, एक तरह से लेंथ ही है, यानी कि दोनों का डायमेंशन सेम होता है, इसलिए हम इनको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन डिफरेंट होने का मतलब कि मे बी वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज हो, इस वजह से उनका एडिशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि magnitude of a physical quantity may be added together or subtracted from one another only if they have same dimension, दोनों का डायमेंशन सेम है तभी उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स आर नॉट सेम, यानी कि हर एक टर्म का डायमेंशन अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगा। जैसे हमने लिखा s इज इक्वल टू u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर आप डायमेंशन निकालेंगे तो क्या जाएगा, s और हाफ ए टी स्क्वायर का तो सेम आएगा, लेकिन u का डायमेंशन, u इज द स्पीड, तो इसका एल टी माइनस 1 और बाकी का एल एल आएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे डायमेंशन जो है क्या है,
हर एक टर्म का सेम नहीं है, इसका मतलब कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है। उसी तरह से आर्गुमेंट टर्म की बात करें, आर्गुमेंट्स ऑफ स्पेशल फंक्शन सच एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन मस्ट बी डायमेंशनलेस। जैसे कि थीटा क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो एंगल हो गया, ठीक है, यानी कि जैसे साइन थीटा हमने लिखा तो साइन थीटा का जो आर्गुमेंट क्या है वो थीटा है, तो थीटा क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e टू द पावर x, तो x यहाँ पे क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, अ प्योर नंबर रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज such as angle as the ratio of length and length, refractive index as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium, has no dimension, यानी ऐसी क्वांटिटी जिनका क्या है वो जो सेम क्वांटिटीज का रेशियो हो, ठीक है, या प्योर नंबर के फॉर्म में हो, ठीक है, तो वैसी क्वांटिटीज जो है वो क्या होती हैं, डायमेंशन लेस होती है, मतलब उनके पास कोई डायमेंशन नहीं होती है बेटा। इस पे एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अगर हम s का डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, s इज द लेंथ, तो m0 हो जाएगा। उसी तरह से ut का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, m0 lt माइनस 1 इंटू टी करेंगे, प्लस इस वाले टर्म का अगर हम निकालेंगे तो यहाँ बेटा प्लस नहीं होगा, पे इक्वल टू साइन होगा, ठीक है, इक्वल होना चाहिए हर एक टर्म का। तो ये क्या आ जाएगा, एम एल एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या था, 1 होता है, तो एल टी माइनस 2, m0 lt माइनस 2 और इंटी 2 सॉल्व करेंगे इसको, तो बेटा यहाँ से आपको मिलेगा mlt 0, यहाँ से भी आपको मिलेगा mlt 0, यहाँ पे भी mlt 0। इसका मतलब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन अगर यही चीज किसी भी एक टर्म का डायमेंशन अगर इक्वल नहीं होता बाकी टर्म से, तो हम कहते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन बेटा हम देखेंगे, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल है 2.17, इसको ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हमने मान लिया टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू दी पावर ए मतलब कितनी पावर डिपेंड कर रहा है हमें इसका कोई आइडिया नहीं है, तो इसलिए हमने ए लेट कर लिया। उसी तरह से टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी टू दी पावर बी, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो टी टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, एल टू दी पावर ए जी टू दी पावर बी, ठीक है। और इसी के साथ यानी कि अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, दैट इज के, और यहाँ पे अब ये फार्मूला आपका हो जाएगा टी इज इक्वल टू के एल टू दी पावर ए जी टू दी पावर बी, ठीक है।
तो अब अगर हम यहाँ पे बेटा देखें, यानी इसके दोनों साइड का डायमेंशन निकालें या डायमेंशन फार्मूला लिखें, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या जाएगा, M0 L0 T, और इधर का डायमेंशन भी आपका क्या जाएगा, L टू दी पावर A, और K का तो 1 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे L टू दी पावर A और G इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा LT माइनस 2 टू दी पावर B। इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस B L की पावर हो जाएगी और T की जो डायमेंशन है वो -2B हो जाएगा। अगर हम इनको कंपेयर करेंगे दोनों साइड से, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, A प्लस B क्या आ जाएगा 0, तो इसका मतलब -2AB -2B की वैल्यू यहाँ से बेटा क्या हो जाएगी 1, और यहाँ से अगेन B की वैल्यू -1/2। उसी तरह से A प्लस B 0 है तो A इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे सीधे आपको A और B की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर देनी है, और पुट करने के बाद आपको मिल जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे ये डायमेंशनल कांस्टेंट या जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू मालूम है तब तो ठीक है, नहीं मालूम है तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। और इनको एज इट इज K लिख करके छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो हालांकि हमने स्टार्टिंग में भी बता रखा था कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड किसी फिजिकल क्वांटिटीज को जो है हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू NU, ठीक है। तो इस तरह से एक पॉइंट ध्यान रखिएगा बेटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। नोट, कंजर्वेशन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट लीड टू द चेंज इन द, मतलब कन्वर्जन फ्रॉम one system to another system of a physical quantity does not lead to the change in the magnitude of that physical quantity, मतलब उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। मतलब कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, जैसे मैंने मान लीजिए 1 kg है तो यहाँ पे एक जनरल MKS सिस्टम है, और इसी को अगर हम सीजीएस सिस्टम में लिखेंगे तो 1000 ग्राम लिखेंगे, और 1000 ग्राम और 1 kg दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड के मामले में दोनों सेम ही चीज है, एक ही चीज है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेटा हम लोग यूज करेंगे, जैसे N1 U1 इज इक्वल टू N2 E2, ठीक है। तो यहाँ पे N1 एक सिस्टम में हमें अगर यूनिट मालूम है, दूसरे सिस्टम की मालूम है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज पता कर सकते हैं कि उसका बेसिक डायमेंशनल फार्मूला क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो N2 इज इक्वल टू N1, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया होगा क्वेश्चन में, अभी हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मासेस का रेशियो के पावर ले लेंगे, फिर उसके बाद से ये और ओवरऑल इसमें कंपेयर करके कैंसिल कर लेंगे। तो अब इसी पे एक एग्जांपल आपका बेटा है, कन्वर्ट 5 न्यूटन टू डाइन, 5 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज द 5, N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब ध्यान रखिएगा बेटा, और यहाँ पे बात करेंगे U2 U1, U1 क्या है आपका न्यूटन, उसी तरह से U2 की अगर न्यूटन को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। उसी तरह से N2 हमको नहीं मालूम है, U2 की वैल्यू GCM यानी कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो N2 इज इक्वल टू क्या जाएगा N1, एंड दिस इज फॉर्मूला कहें या फिर चाहे जो भी कह सकते हैं, दोनों का रेशियो निकालना है मेनली, ठीक है। तो यहाँ से पुट करके और सारी वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे, केजी यहाँ पे मास सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या है आपका लेंथ, ठीक है, यानी कि जो भी आपका टाइम है यहाँ पे, तो सेकंड तो सेकंड कैंसिल, यानी कि इसको एक दूसरे से कन्वर्ट करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा, ये आंसर आपका आएगा फिर, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर 3 सॉल्व करेंगे, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर 5 टाइम। यानी कि आपको मालूम भी होगा कि 1 डाइन 1 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन होता है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर 5 न्यूटन है तो 5 इंटू इतना डाइन हो जाएगा आपका, क्लियर। उसी तरह से 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे अगेन देखिए N1 N2 इज इक्वल टू 10 इंटू M1 अपॉन M2 किलोमीटर अपॉन किलोमीटर H अपॉन H। तो ये दोनों का आप क्या है मालूम ही है, यानी कि आपको यहाँ पे दे रखा है इंफॉर्मेशन कि M1 M2
दोनों चूंकि सेम ही क्वांटिटी, इसका कोई रोल है नहीं यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर 0। और यहाँ पे किलोमीटर अपॉन किलोमीटर, तो ये 1000 अपॉन मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा N2 इज इक्वल टू 25 बाई सीधे देखिए आपका 4 यानी कि 9 हो जाएगा आपका 25/9, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, मीटर पर सेकंड इतना। नेक्स्ट अगर हम लिमिटेशंस की बात करें बेटा, लिमिटेशन क्या है डायमेंशनल एनालिसिस की, तो डायमेंशनल एनालिसिस की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो क्या है कि ये मेथड जो है हमें डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होगा, उसके बारे में कुछ भी हमको नहीं जानकारी होती है, हम लोग को नहीं मालूम होता है, ठीक है। इट फेल्स व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन 3, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा, मोर देन 3 अगर है, यानी कि 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर अगर डिपेंड कर रहा है कोई भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, तो उस केस में हम इस मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे। डायमेंशनल एनालिसिस में का यूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी कि वहां पे यूज नहीं कर सकते, वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज द सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटी, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का अगर सम है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोनों का फिजिकल मतलब जो है डायमेंशनल फार्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, लेकिन वहां पे उनकी वैल्यूएशन में थोड़ी बहुत अंतर आ सकती है, तो इसका मतलब इस वजह से यह फेल हो जाता है। इट फेल्स टू derive relation between relationship which involve in the trigonometric and exponential function, and trigonometric और exponential function अगर इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वहां पे जो है रिलेशन डिराइव करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इनके जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, इसलिए हम डायमेंशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं कर पाते हैं बेटा। नेक्स्ट है सम टाइम इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द factor in which the physical quantity depends, the method becomes more complicated when the dimensional constant like कार्बन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा अनइन्वॉल्व, यानी कि ऐसे मतलब इन्वॉल्व है, यानी कि कह सकते हैं कि कोवैलेंट एटम्स अगर इन्वॉल्व है, ठीक है, तब थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है, यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करना वहां पे ऐसे सिचुएशन में बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको जो है समझ में आई होगी, यानी कि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप रिपीटेडली देख सकते हैं इस वीडियो को, बार बार आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास को हम लोग जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग यानी कि आगे हम लोग इसके आगे की पार्ट्स कह सकते हैं कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल पार्ट्स जो है, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं वो लगभग तो हो ही गए हैं, लेकिन एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो नहीं अभी हो पाए हैं कंप्लीटली, तो इनको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो जस्ट एक क्लास की और रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर के लिए, इसके बाद से ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।